Hey, what's up, guys? It's me, Honey, and today we are going to study your class 9 bio chapter 1, which is the fundamental unit of life. Fundamental unit of life, fundamental unit of life. ये चीज जब दिमाग में हिट करती है ना, टंग, तो एकदम से याद आता है, अरे ये तो सेल है, ये तो सेल है। इसके बारे में तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमने पहले से पढ़ रखा है। इसके बारे में हम क्या पढ़ें, इसके बारे में हम क्या पढ़ें। और सेल ना बहुत ही ब्रॉड है। आपने 9th में क्या पढ़ा था? सेल है। सेल हमारे मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इससे आगे हम नहीं गए थे। ठीक है, तो चलिए इससे आगे चलते हैं, कुछ इससे नया कुछ ज़िंदगी में देखते हैं अपनी, है ना। इस चीज़ से बाहर निकलना भी तो ज़रूरी है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जब भी हम तो मैंने ना आपके लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं यहाँ पर अपने हैंडमेड नोट्स। ठीक है, तो हम इन्हीं नोट्स को पढ़ने वाले हैं और ये एकदम ही बढ़िया नोट्स हैं। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्ट्रक्चर जो कि हनीकॉम्ब जैसा होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, हनीकॉम्ब जैसा वो होता है, ठीक कहते हैं सेल। ठीक है, विच कम्स फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, जो कि पेड़ की बार्क से आता है। खाल से बोलो, छाल से बोलो, कुछ भी बोलो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं तो खाल बोलते हैं, छाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने इसको ऑब्जर्व करा, उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से इसे ऑब्जर्व करा, सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप से किसको ऑब्जर्व करा? रॉबर्ट हुक ने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने सेल मीन्स बार्क ऑफ ट्री को ऑब्जर्व करा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो किस ट्री की बार्क में उन्होंने ये देखा था, कौन सी ट्री की बार्क थी वो जिसमें उन्होंने देख लिया, तो वो थी हमारी किसकी? ओक ट्री की बार्क। ओक पेड़ होता है, ठीक है, उसकी बार्क थी जिसमें रॉबर्ट हुक ने देखा था। 1665 में जब उन्होंने ये एडवांसमेंट बनाई तो उन्होंने देखा सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम्स। ठीक है, छोटे छोटे रूम्स, जैसे कि ये देखो आप, ये हमारा ऑनियन पील है, ये हमारा किसका है? ऑनियन पील है, ठीक है, अनियन का पील है, छिलका है। तो जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे अंडर अ माइक्रोस्कोप तो उसमें आपको न्यूक्लियस दिखेगा और कुछ सेल्स दिखेंगे। ठीक है, अब ये जो बाहर दिख रही है ना आपको, ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो या सेल वॉल, वो है सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, वो है ये। ठीक है, ये जो बाहर आपको दिख रही है और ये कंप्लीट एक सेल है। ठीक है, जो ये बाहर वाली लेयर है ना, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए है, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए है, आई थिंक, यानी कि इसकी प्रोटेक्शन करती है वो बेसिकली। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है, बाहर वाली जो बेसिकली वॉल है। सो ये स्ट्रक्चर्स है क्या बेसिकली? ठीक है, ये जो हम सब ने देखा, हमने देखा अभी, ये है क्या चीज़? हर ऑर्गेनिज्म जो भी हम देखते हैं हमारे आसपास, वो सब सेल से बने होते हैं, यानी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो सी है या सी कि पहले हमारा फर्स्ट यूनिट सेल होती है, पहले सेल है, कई सारे सेल, मान लो इतने सारे सेल्स इकट्ठा हो गए, उन्होंने कहा हमारा तो कोई दोस्त ही नहीं है, चलो हम खुद ही दोस्त बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा? टिश्यूज़ को बना लिया। ठीक है, सेकेंड यूनिट बना ली। ठीक है, अब इन दोनों का बॉन्ड अच्छा खासा हो गया, पर टिश्यू ने कहा यार सेल की क्या ज़रूरत, अब तो मैं बन गया है ना, तो मैंने सेल को छोड़ दिया, मैं तो नए दोस्त बनाऊंगा। टिश्यू ने क्या करा? बहुत मेहनत करी, कई सारे टिश्यू लगे, कई सारे टिश्यू जॉइन हुए, कई सारे टिश्यूज जॉइन हुए और एक उन्होंने ऑर्गन बना दिया उन्होंने कहा ये बात है ना, हमने अपना नया दोस्त बना लिया, ये हो गई थर्ड यूनिट मान लो।
ठीक है। फिर उन्होंने कहा यार हम बन गए, अब हमें टिश्यू की क्या ज़रूरत। देखो जैसा टिश्यू ने सेल के साथ करा वैसे ही ऑर्गन ने टिश्यू के साथ कर दिया, है ना भाई। अब ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स अभी ऑर्गन है, कई सारे ऑर्गन। उसने कहा कि अब मेरे पास तो दोस्त ही नहीं है यार, मैं भी इतना बड़ा हूँ, मुझे भी दोस्त बड़े बड़े बनाने हैं। तो उसने क्या करा, कई सारे ऑर्गन बनाए, है ना, कई सारे ऑर्गन्स बनाए और एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड नहीं, लिविंग। इतना तो लिविंग पता है हम सबको। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाए। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा बताने का मोटिव क्या है कि जो फर्स्ट यूनिट है जिससे हमारा ऑर्गेनिज्म बना है वो सेल है। ठीक है, इतना समझ आ गया जी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में। ल्यूवेनहुक थे हमारे 1664 में। उन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के साथ डिस्कवर करा था फ्री लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में फर्स्ट टाइम। देखो हमारे जो रॉबर्ट हुक थे, जहाँ पे इनके बारे में लिखा है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा, आपने कहा कि उन्होंने मैम दीदी लिविंग सेल्स बनाए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब देखा था तो इनको किस तरीके के सेल मिले थे, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इन्होंने जब देखा था, ये हमने 8th में भी पढ़ा है कि इन्होंने जब बार्क ऑफ ट्री में ऑब्जर्व करा था तो जो सेल्स इन्होंने देखे थे ना, वो जो सारे सेल्स थे टोटली डेड थे। सॉरी, जो सारे सेल्स थे ना वो टोटली डेड थे, टोटली सारे के सारे डेड सेल्स। आप सोचो, उन्होंने पहली बार देखा और उनको सारे सेल डेड मिले। अब उन्होंने क्या करा, ल्यूवेनहुक आए, उन्होंने देखा कि अरे इसने तो डेड सेल्स फाइंड करे, क्यों ना मैं लिविंग सेल्स फाइंड करूं। तो उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और उसमें उन्होंने देखा, तो इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के साथ यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ देखा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वो जो है फ्री लिविंग है। ठीक है, और वो सब जो है लिविंग, फ्री लिविंग है, मीन्स लिविंग है, सॉरी। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन आए। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ना, उनको मैं यहाँ हाईलाइट और कर देती हूँ। रॉबर्ट ब्राउन आए, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर करा, इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर करा। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर करा। उन्होंने कहा यार इन्होंने सेल ढूंढ दिया, सेल के बारे में कुछ बताया नहीं, क्यों ना मैं पहला वो इंसान हूँ जो सेल के बारे में बताऊँ। तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, कहाँ गया न्यूक्लियस, इसके बारे में बताया। फिर आए पुरकिंसी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म एक टर्म निकाली। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म मैंने यहाँ लिखा था आई थिंक, प्रोटोप्लाज्म चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए ये हमारा कोई सेल है, सेल बना लेते एक। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप देखिए, ये सॉरी माय बैड, ये है हमारा कोई सेल, इसमें है न्यूक्लियस। ये वाला जो पार्ट है, मान लो ये आपका सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये जो पार्ट है ये आपका साइटोप्लाज्म कहलाएगा, है ना। ये आपका साइटोप्लाज्म होता है, हर किसी को पता है। मिडिल वाला जो ये वैकेंट स्पेस है, ये सारा क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म ही तो है, ये वाला। अभी जो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, जब हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलता है तो वो बनाते हैं हमारी टर्म, जो कि हमारे किसने बनाई थी, पुरकिंसी ने, जिसको कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सो ये आपको समझ आया प्रोटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अब कोई नहीं कह सकता कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो इक्वल है आपके साइटोप्लाज्म के। यू कैन इवन सर्च ऑन गूगल। जो फ्लूइड्स, ठीक है, स्क्लेडन और स्वान आए 1838 में और उन्होंने बताया, स्क्लेडन आए 1838 में और स्वान आए 1839 में। उन्होंने बताई सेल थ्योरी, ठीक है, जो कि फर्दर एक्सप्लेन करी गई थी या एक्सटेंड करी गई थी। उन्होंने पता है सेल थ्योरी में क्या बताया था
कि हर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सेल से बनता है, ठीक है। ये क्या फुद्दू बात कर रखे हैं हम, ये तो हमें पता है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि फर्स्टली किसी ने एक्सप्लेन करा था, ये सेल थ्योरी बनाई गई थी, ठीक है। एक्सपेंड किसने करी? एक्सपेंड करने वाले थे वर्चाओ। 1855 में वर्चाओ ने इसको एक्सपेंड करा, सेल थ्योरी को एक्सपेंड करा। उन्होंने बताया कि जो हमारे सारे सेल्स हैं ना, जो हमारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं, यानी कि पहले आए हुए सेल्स से ही आते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमीबा। अमीबा क्या करता है? ये आपका अमीबा है या कोई सेल है, अमीबा है, मान लो अमीबा ही लेते हैं, हाइड्रा है, जो आप मानना चाहो वो है, ठीक है। ये डिवाइड करता है अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में। फिर ये 2 जो डॉटर सेल्स आए हैं ना, ये है अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। इसके ये जो डॉटर सेल्स हैं ये भी अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड करते हैं। समझ आया? देखो, अमीबा ने 2 डॉटर सेल्स बनाए, हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन से होता है ये सब। फिर इस एक डॉटर फिजन से होता है ये सब। फिर इस एक डॉटर सेल ने 2 डॉटर सेल बनाए और इस एक डॉटर सेल ने 2 डॉटर सेल बनाए। अब इसने भी 2 बनाए, इसने भी 2 बनाए, इसने भी 2 बनाए, एंड दिस ऑल्सो। तो ऐसे करके ये डिवीजन करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग से ही आ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बताया, हमारे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए थे वो 1940s में आए थे, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब हमारे कुछ सिंगल सेल के नाम है। सिंगल सेल और मल्टी सेल आपको पता ही होगा, अभी मैं बता देती हूँ। पहले क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और अमीबा। अमीबा मैं लिख देती हूँ, बहुत ही कॉमन है वैसे तो, बट यू शुड बी अवेयर। अमीबा हो गया, और हमारा शायद ईस्ट भी है, यीस्ट, ठीक है। तो ये सब जो है हमारे क्या हैं, ये सिंगल सेल्यूलर हैं, ठीक है। चलिए, ये कुछ 5 एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको नेसेसरीली याद होने चाहिए आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये ज़रूर ही एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं कि 5 एग्जाम्पल दीजिए, वैसे तो अभी तो आपके टर्म 2 के हैं तो ऐसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट या आपको पता होना चाहिए। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं, और जो उनका एक सेल है ना वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, ये हमको पता है। मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो बहुत सारे सेल वाले होते हैं और उसमें डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ हमारे कुछ सेल्स हैं, उनकी शेप देख लेते हैं हम। हमारा मसल सेल है, मसल सेल हमें पता है स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है। इनकी शेप याद रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको स्टार मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। अरे ये तो कैसे स्टार बन गया, स्टार ही नहीं बन रहा मेरे से आज, गुड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमारा स्मूथ मसल सेल्स जो हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, ठीक है। इस शेप के, वो देखो दिख भी रहा है पिक्चर में, इस शेप का है, जिसमें जो आपका ये वाला है ना, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर आपका ब्लड सेल्स आपका बाइनोकावा डिस्क, ठीक है, या बाइनोकावा शेप के होते हैं। बाइनोकावा डिस्क को पूरा बोलोगे या फिर बाइनोकावा शेप के होते हैं, क्योंकि ऐसे होते हैं ना, सर्कुलर होते हैं और फिर ये थोड़े से अंदर से दबे होते हैं, अगर आपने देखे हो आरबीसीज, ठीक है। फिर हमारे नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स, ये ना ब्रांच्ड होते हैं, इनमें ब्रांचेस होती हैं। देखिए ये हमारा ब्रांच्ड है, ऊपर से देखिए ये यहाँ से ऐसे कहीं से कुछ निकल रहा है, कहीं से कुछ निकल रहा है, तो ये ब्रांच्ड है हमारा। फिर ओवम हर किसी को पता है, फीमेल, इसको ओसाइट भी कहते हैं, हम ओसाइट भी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में यानी कि फीमेल की बॉडी में
या सभी ह्यूमंस में से फीमेल की बॉडी में, यानी कि हमारे जो ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस की बॉडी में सबसे बड़ा सेल ओसाइट होता है, ठीक है, फीमेल ओसाइट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ओवम भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम ओसाइट कह सकते हैं, ओसाइट। और ये हमें पता है कि सिर्फ फीमेल्स में होता है, ठीक है, तो सिर्फ फीमेल्स में ही नहीं, ये हमारी पूरी ह्यूमन जनरेशन में ही सबसे बड़ा सेल है। मैन में भी आपको इतना बड़ा सेल कोई देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हमारा बोन सेल है। बोन सेल्स जो है वो क्यूबॉइडल होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं आपकी शेप के, क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है। स्पर्म्स हर किसी को पता है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है, सॉरी फिक्स शेप है, बट इनके लिए कोई एक पूरी टर्म नहीं है ना। ये जो ऊपर वाला है ये इसका हेड है, ये है जो बीच का, ये मिड पार्ट है, और ये नीचे जो है टेल है। टेल का रोल क्या होता है इसकी टेल का रोल है कि इसको ना स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कराते रहना, इसको ना सामने की दिशा दिखानी है भाई, इसको घूमने नहीं देना, कहीं पर भी उल्टा पुल्टा नहीं होने देना है, ठीक है, ठीक है, ये इसका काम है। और आपका फैट सेल्स कोई वैसे कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। शेप और साइज़ जो होता है इनका रिलेटेड होता है इनके फंक्शन से, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियस अमीबा का यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, इसमें न्यूक्लियस होता है और ये फूड एंगल्फ करता है, इसमें ना स्यूडोपोडिया होता है जो कि इसको हेल्प करता है। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी की, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें एक ब्लड होता है, हार्ट होता है ब्लड पंप करने के लिए, स्टमक फूड डाइजेस्ट कराता है, और बहुत सारे हैं इसी तरीके से। यानी कि आपका ब्लड पंप हार्ट कर रहा है, एक फंक्शन अलग ऑर्गन कर रहा है, डाइजेस्ट आपका फूड को स्टमक कर रहा है, यानी कि एक फंक्शन अलग कर रहा है। इस तरीके से हर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो परफॉर्म करती है स्पेशल फंक्शन, जैसे मेकिंग न्यू मटेरियल, नया मटेरियल बनाना सेल में, क्लीन करना वेस्ट मटेरियल को सेल से, और बहुत सारी चीज़ें। सेल जिंदा रह पाता है और परफॉर्म करता है ये सारी फंक्शन सिर्फ कुछ सेल ऑर्गेनेलीज की वजह से, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये ईच सेल में होती है, हर सेल में आपके मिलती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में जल्दी से ख़त्म करते हैं। ये सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है सेल की, हमें पता है, जो सेपरेट करती है बाहर का मटेरियल, ठीक है। यानी कि ये सेल वॉल है, सेल ये इसमें सेल है आपका, ये आपका पूरा सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, तो बाहर का कोई भी अननेसेसरी मटेरियल अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। ना ही बाहर का मटेरियल अंदर आ सकता है, ना कि अंदर का मटेरियल बाहर जा सकता है, ठीक है। ये प्रिवेंट करती है मूवमेंट मटेरियल्स की सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि कोई भी अननेसेसरी मटेरियल अंदर नहीं आ सकता। अगर पानी को अंदर आना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आना है, तो वो तो नॉर्मल आ सकते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस होती है हमारी डिफ्यूजन, और पानी को अंदर आना होता है तो ऑस्मोसिस, ठीक है। CO2 जो है और ऑक्सीजन वो मूव करती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन से। जैसे मैंने बताया, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है सब्सटेंस की हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन तक, ये हम सबको पता है। सो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके कुछ हाई कॉन्सेंट्रेशन में है सेल्स, ठीक है, और यहाँ पर ना लो कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे आपको ब्लैक सेल देख सकते हैं, तो यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो इन सेल्स ने क्या करा कि चलो भाई इसके पास चले जाते हैं, इसकी थोड़ी हम क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट कर गए लो कॉन्सेंट्रेशन में, बस यही याद रखना है कि वो ज़्यादा से कम में जा रहे हैं। अगर एक बात एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, तो आपका ये कमरा है, इसमें आपके 10 लोग आ गए, 10 लोगों की जगह है नहीं, चलो 20 लोग आ गए, 20-25 आ गए, ठीक है, 20 की तो हो जाती है शायद, ज़्यादा बड़ा कमरा हो तो, चलो 20 लोग आए, 20 लोगों की जगह नहीं हुई, उसमें से 5 लोग ना कंफर्टेबली नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर जाएंगे, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं उस जगह से कम लोग वाली जगह में मूव कर जाएंगे, ताकि वो अलग जाके रह लें। समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? CO2 accumulates in high concentration inside the cell। CO2 जो है वो आपकी हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहती है सेल के अंदर,
cell external environment the concentration of CO2 is low as compared to that inside cell। यानी कि जो बाहर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन होती है सेल के वो लो होती है और उसके अंदर जाते ही वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, वो हाई हो जाती है। एज सून एज देयर इज डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इससे ज़्यादा डिफरेंस जो होता है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन का इनसाइड और आउटसाइड का सेल, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो मूव करती है सेल के बाहर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यानी कि यहाँ पर क्या बता रखा है कि आपका जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड वो जब सेल के अंदर जाता है तो बाहर जो है पार्टिकल्स की कमी हो जाती है मान लो, तो वो क्या करता है अंदर से, यानी कि उसको ना बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि अंदर ना ज़्यादा CO2 भर गई, घिचपिच हो गई, घिचपिच बहुत हो गई, उसको ना जगह नहीं हो पा रही और बाहर जो है ना उनको भी मदद चाहिए, तो क्या करेगा अंदर से सीधे बाहर मूव कर जाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन एंटर करती है सेल के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस से तो जो लेवल होता है और कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का सेल के अंदर वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि अगर उसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है तो बाहर क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो वो क्या करती है बाहर मूव करेगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है कि जब यहाँ पर आपके ऑक्सीजन, मैं आपको यहाँ पे पेन से समझाती हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये है, हाँ, तो इसके अंदर जो है ऑक्सीजन O2 बढ़ गई, बस ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सब जगह ऑक्सीजन 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 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कम पार्टिकल्स है और बाहर जो है कम ऑक्सीजन है, तो ये क्या कर देंगे, कुछ पार्टिकल्स जो हैं ये बाहर मूव कर जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स आपके बाहर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो और जो फिर अंदर है ना कुछ पार्टिकल्स, देखो जब आपके O2 के पार्टिकल्स यहाँ से चले गए, कुछ पार्टिकल्स चले गए, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स हमने यहाँ से भगा दिए कि जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें, हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हमें और पार्टिकल्स को भी लाना है, हमें CO2 को भी अंदर लाना है, तो ये यहाँ पर है। फिर CO2 क्या करेगी, अरे भाई यहाँ तो कोई भी नहीं, अच्छा मौका है, मैं घुस जाती हूँ, वो अंदर घुस जाएगी और इनके साथ मर्ज हो जाएगी। जब वो इनके साथ मर्ज हो जाएगी CO2, फिर यहाँ पे घिचपिच हो जाएगी, फिर ये बाहर जाएगी, ये अंदर आएगी, बाहर पिता है, ईजी कंसेप्ट है। ठीक है, बस थोड़ा सा टिपिकल है समझने में। जो डिफ्यूजन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है गैसेस के एक्सचेंज में सेल के बिटवीन और सेल में एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी उसके। ठीक है, जल्दी से हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक देखते हैं। हाइपरटोनिक जिसमें क्या होता है, जैसे आपका किसी भी सॉल्यूशन में आपका कोई भी RBC सेल डाला गया, RBC सेल डाला तो वो उसमें क्या होगा, उसके जो RBC सेल है आपका रेड ब्लड सेल, उसके पास ना ज़्यादा पानी होगा। ठीक है, तो वो कहेगा अरे भाई मेरे पास बहुत सारा पानी है, मैं तुम्हें दान में दे देता हूँ, लो जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी ऐश कर लो। तो वो क्या करेगा, अपने ना जो H2O के पार्टिकल्स होंगे ना वो बाहर निकाल देगा और वो ना श्रिंक हो जाएगा सेल, वो पतला हो जाएगा एकदम से। ठीक है, तो वो प्रोसेस प्लाज्मोलाइसिस कहलाएगी। फिर इसमें क्या होगा, इसमें ना सेल के बहुत दयावान, बहुत ज़्यादा भूखा हो जाएगा मान लो, तो ये अरे यार मुझे भूख लग रही है, मैं ना पतला सा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ, मुझे कुछ खिलाओ, खा खा के वो मोटा हो जाएगा तो वो साइटोलिसिस या हाइपोटोनिक हो जाएगा। अब ये क्या है, ये एकदम ठीक है भाई, मुझे कुछ नहीं खाना, ना मैं दे रहा हूँ, ना मैं दानी हूँ और ना ही मैं लालची हूँ, मैं ठीक हूँ एकदम, तो ये आइसोटोनिक में एकदम सही रहेगा और ये औसम एकदम चकाचक बढ़िया भाई, मस्त जी रही, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, जल्दी से इजीली समझा देती हूँ फिर से एक बार। हाइपरटोनिक में सेल आपका पतला हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा क्या कहते हैं दानी बन जाता है। ठीक है, ज़्यादा दानी बन जाता है आपका सेल, लो जी लो मेरे पास बहुत सारा पानी है ले लो। इसमें वो हाइपोटोनिक में आपका सेल पतला मोटा हो जाता है, लालची बन जाता है, नहीं नहीं भाई मैं किसी को कुछ नहीं दे रहा, मेरे को भूख लग रही है और तुम उल्टा मुझे दो, मैं खाऊंगा, मैं मोटा हो जाऊंगा।
तो ये मोटा हो जाता है। आइसोटोनिक में क्या करता है, सेल कुछ नहीं करता। ऑसम भाई, मजे में चकाचक है हम तो, एकदम सही है। तुम्हारे तरह थोड़ी है लालची और दानी कहीं जो दे दें और खा लें। ठीक है, समझ आया। हाइपोटोनिक में पतला हो जाता है, हाइपोटोनिक में मोटा हो जाता है, आइसोटोनिक में ऑल गुड भाई, चकाचक एकदम ललंटा। गुड, समझ आया। ठीक है, सो अगला जो है, हम ये बचा हुआ जो हमारा पार्ट है ये वाला, ये हम अपना अगले लेक्चर में ये सारा पार्ट कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।